66 लाख होगा 15% एनुअल रिटर्न के साथ। लेकिन अगर हर साल 10% बढ़ाते हो तो तुम्हें 42 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो कि होगा 1.09 करोड़। वाह, ये बस एक सवाल और है, अगर मैं एसआईपी का अमाउंट पर बढ़ाना चाहूँ तो? एसआईपी में एक ऑप्शन होता है टॉप अप एसआईपी। इसमें तुम अपनी एसआईपी सेविंग्स को ऑटोमेटिकली फिक्स्ड इंटरवल्स पर बढ़ा सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा बढ़ाना भी कंपाउंडिंग के पावर से तुम्हारी संपत्ति में बड़ा फर्क ला सकता है। और अगर मैं एसआईपी डेफर कर दूं तो क्या होगा? देखो, डिफर करने के नुकसान होते हैं। जैसे अगर तुम 10,000 हर महीने की एसआईपी 15 साल तक निवेश करते हो तो तुम्हारे पास कॉर्पस 66 लाख हो सकता है 15% एनुअल रिटर्न के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। अब अगर तुम 7वें, 8वें या 9वें साल के दौरान एसआईपी को डिफर करते हो तो तुम्हारा कॉर्पस 55,81,000 होगा, यानी लगभग 11 लाख का अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करनी है। बिल्कुल, और अगर तुम चाहो तो एसआईपी को बंद या शुरू भी कर सकते हो, पर मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम तुरंत शुरू करो, क्योंकि एसआईपी में देरी करने से तुम अपने कॉर्पस में करोड़ों का नुकसान कर सकते हो। ये कैसे मुमकिन है? देखो, अगर एसआईपी जल्दी शुरू किया जाए तो वो तुम्हारे कॉर्पस में एक्स्ट्रा करोड़ जोड़ सकता है। सोचो, अगर तुम 20,000 का एसआईपी शुरू करते हो सिर्फ 2 साल के अंतराल में, आप देख सकते हो कि आप 7.9 करोड़ से 10.08 करोड़ की जर्नी मिस करें। थैंक यू करण, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, मैं आज ही शुरू करूंगी। एसआईपी the above content should be used for informative purposes only. Investments are subject to market risks. Please consult your financial advisor before making any investment decisions. Good evening everyone. मेरा नाम रामकिया और मैं एक एमपी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आज आप सब जो है ना वो एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया है और इसमें हम बात करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहां होगी। जनरली हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहां होगी। देखो आज के सेशन पूरा हम थोड़ा इंटरैक्टिव है, इसमें ये नहीं होगा कि मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा और आप वैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैंने अपने कलीग को बुलाया है, रमेश कुमार पाटिल को, और वो आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। बट मैं आज आपसे एक चीज को पूछना चाहता हूँ कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं। प्लीज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग इसमें अपने जवाब जरूर दें कि आज की डेट में हम अपनी इन्वेस्टमेंट नॉर्मली कहां करते हैं। नॉर्मली देखो इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। एफडीज होते हैं, इसके अलावा हम एसआईपीज करते हैं, मैक्सिमम पैसा हम प्रॉपर्टीज के अंदर लगाते हैं और उसके अलावा हमारे पास बॉन्ड होते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एसआईपी होना आज की हम जैसे कि आपने अभी वीडियो के अंदर भी देखा कि इतना अच्छा रिटर्न है हमारे पास, लेकिन हम उस चीज को ना पूरा मतलब उसकी पोटेंशियल के साथ यूज नहीं करते। हम उसमें अपनी अभी भी ना उसमें पैसा लगाने ऐसा लगता है कि डर लगता है हमको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने, क्योंकि एक अंदर से चीज होती है कि यहाँ पर हमारा पैसा जो है शेयर मार्केट के अंदर था। शेयर मार्केट को हमेशा एक रिस्की बेट की तरह देखा जाता है। बट ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे जैसे 15 साल में हमारा पैसा कितना पुराना ग्रो कर जाता है, इसी के बारे में आज आपसे और कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है उसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। वो आपको डिटेल में बताएंगे कैसे और कौन से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जहाँ पर हम आज की डेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवर टू यू इन्वेस्टमेंट पार्टी यहाँ से सिटी ब्रांच में आ रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी जनवरी 25 में 2 जनवरी को ज्वाइन किया। सिटी का अपना ऑफिस एक्सचेंज प्राइड में फर्स्ट फ्लोर में अभी आया। सर नॉर्मल मैं जानना चाहूँगा कि आप इसे कितने लोगों की या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब से चल रही है? 3 साल कोई 5 साल 4 साल। आई थिंक सबको नॉलेज है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से फायदे हैं कि नॉर्मल जो अपने यहाँ का है
सर जो हमने इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेज लाया था 1965 में पहली यूनियन जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहली है। फिर उसके बाद बहुत सारे अभी करंट में आप देखेंगे तो 42 एफसी उसमें से 10 या 12 अभी बाहर ऑनलाइन आपको सारे प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना हूँ मैं। 2014 में अपना जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम था वो 8 लाख करोड़ का था। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो मार्च 25 में 72 लाख करोड़ का हो चुका है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑलरेडी मैनेज कर रही है एयूएम। इतनी मतलब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी क्या है? सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में अपन देखें तो म्यूचुअल फंड है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अपनी जो कंट्री है वो इंडिया है। अभी वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि तेजी से डेवलपमेंट चलता है। सेम उसी तरह से अपना म्यूचुअल फंड में भी है। मतलब 8 लाख करोड़ 2014 से और 25 मोटा मोटा आपको 11 साल में 78 लाख करोड़ का मैनेज कर रही है इंडस्ट्री। सर अपने में से जैसे अपन छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के थ्रू, एसआईपी में अपने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद एक टॉपअप होता है जो आपको वैल्यू को मैनेज करता है। सपोज अभी आप 5000 की एसआईपी कर रहे हैं और उसमें टॉपअप अमाउंट आप बीच के डालते जाते हैं जैसे अपनी बचत आती है, तो एक टाइम के बाद 5 साल 10 साल बाद आप उसको देखेंगे तो डबल और ट्रिपल होता है। मतलब जो कि आपको ना तो एफडी आरडी किसी भी उसमें से नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ अपने को मेरा जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का काम है आपके पैसे को बनाना प्लस उसको सेव करना, जिसके लिए अपन मनी प्रोटेक्टर रखते हैं जिसे हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ बोलते हैं। तो आपके वेल्थ के साथ साथ आपका हेल्थ भी होना चाहिए ताकि सपोज आपने वेल्थ क्रिएट तो कर लिया और एक छोटा सा अनहैप्पीनेस यदि किसी के साथ होता है तो वो पूरा वेल्थ आपका वहां पे जा रहा है। तो उसके साथ साथ यदि मैं हूँ सपोज मैं अपनी अच्छा कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली को मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, यदि मैं नहीं हूँ कुछ टाइम पे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा टर्म भी होना चाहिए, क्योंकि फैमिली एकदम से नहीं तो फिर कहाँ से सर्वाइव कर पाएगी। म्यूचुअल फंड में आपने जो भी पैसा बनाया वो एकदम से बढ़ता तो नहीं जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके साथ साथ हेल्थ और टर्म दोनों होने चाहिए। जिसके लिए सर मार्केट में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जैसे तो साथ करते हैं। नॉर्मल अपन सर बहुत सारे एप्लीकेशन है, अभी प्रो है और फोन पे वगैरह सब में एसआईपी और ये सब कुछ होता है, लेकिन मेरे जो मानना है उसके लिए सर एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर होना कंपल्सरी जरूरी है, क्योंकि अपन वहां पे बिना सोचे समझे यूट्यूब में पढ़ के और वहां से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर एक पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन बनाएगा जो कि उसमें आपका डेट का भी पार्ट रहेगा, आपका इक्विटी का भी रहता है, साथ में आपका हेल्थ और लाइफ का वो टर्म का भी वो करते हैं, क्योंकि इन्हें कोई टारगेट नहीं होता पर्टिकुलर किसी एक फंड को या किसी एक म्यूचुअल फंड या एमसी के फंड को सेल करने के लिए। तो ये प्रॉपर बेहतर तरीके से आपको वेल्थ क्रिएट करके और फिर एक आपको एसेट एलोकेशन बना के देते हैं जिससे कि आपका पूरा वेल्थ मैनेज होता है। एक्चुअली इसमें ये चीज है, जैसे अगर किसी का गोल है, हमारे लिए इसको ये चीज देखनी चाहिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है गोल बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। हमारा देखो हर एक का गोल जो है वो अलग अलग होता है। किसी का गोल होगा कि मुझे 2 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, किसी का गोल होगा कि मुझे 5 साल बाद वर्ल्ड टूर पर जाना है, किसी का गोल होगा कि हमने यहाँ पर आगे 10 साल बाद जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जाना है या कोई घर लेना है। लेकिन यहाँ पर अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं फास्ट रिटर्न लेकर कि भाई उस फलाने ने पिछले साल कितना रिटर्न दिया तो मैं आज इसी में कितना मैं भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट करूंगा। लेकिन अब आप एक चीज बताओ, जो आपका गोल है, आपका गोल है और आपका गोल है, तीनों के गोल अलग अलग है, तो तीनों के फंड सेम कैसे हो सकते हैं?
अगर आप भी उसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपका गोल है कि भाई मुझे 2 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, आपका सर जैसे गोल हो गया कि 5 साल बाद मुझे बड़े बच्चों की शादी करनी है, और आपका सर गोल हो गया कि मुझे 10 साल बाद एक प्रॉपर्टी लेनी है, तो तीनों के लिए फंड जो है वो अलग अलग होंगे और तीनों का फिर उसके हिसाब से प्लानिंग जो है वो अलग होगी। लेकिन आज तक जितने YouTube पर और जहां पर भी हम इन्फ्लुएंस हो गए या किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वहां पर यही चीज होती है कि हम बस फंड के अंदर डाल रहे हैं, उसका ये नहीं देख रहे कि आपको हमारे गोल के हिसाब से जा भी रहा है या नहीं जा रहा। तो हमारे को किस टाइप से, इस वजह से ये फाइनेंशियल प्लानर की जरूरत है, फाइनेंशियल एडवाइजर की नीड है यहाँ पर करने को। तो देखो डायरेक्टली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहां से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कौन बताएगा करने को? ग्रोथ से करने, जैसे सर ने बताया ग्रोथ से करने, प्रोफे से करने, लेकिन वहां पे आपको भी अपने इन्वेस्टर भी और खुद भी अपने एडवाइजर भी है। यहाँ पर आपको कोई बताने वाला नहीं है कि भाई आपको ये पैसा यहाँ पर लगाना है और इस वजह से अब मुझे जो पैसा 2 साल बाद चाहिए, क्या मैं उसको स्मॉल गेम में डाल के इतना हाईली रिस्क जो ले सकता हूँ? अगर मैं वो चीज डाल रहा हूँ तो वहां पे मेरा पैसे का रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो, बट इसी चीज को हमारे को और हमारा टारगेट जो है, मेरा जैसे टारगेट रहता है कि हमारे को गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है। देखो हमारे को रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना, रिटर्न्स हमारे पीछे अपने आप आ जाएंगे। जैसे वो लाइन थी ना कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, वैसे ही यहाँ पे ये चीज है कि अपने गोल के, अपने टारगेट के पीछे भागो, रिटर्न्स के पीछे मत भागो। रिटर्न तो धड़मार के पीछे आएंगे। तो जब हम इस टाइप से अपनी प्लानिंग करेंगे ना, तो उस टाइप से हमारे को रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। तो इसी टाइप से हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से उसको मोड पे लेना। और बाकी इसके अलावा जैसे म्यूचुअल फंड में हो गया, अब इसके अलावा हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस कौन से होते हैं? एफडी तो नॉर्मल हो गई, लेकिन हमारे पास एक चीज और होती है कॉर्पोरेट एफडी, जहां जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज होगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, श्रीराम बैंक हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इस टाइप से इन कंपनीज के अंदर भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहां पर हमारे को रिटर्न जो है वो और ज्यादा होते हैं। हाँ, बाकी इसके अलावा अगर हमारे को थोड़ी सी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम उसमें भी पीएमएस या एएएफ को जा सकते हैं। बट अभी हमारा फोकस ये रहता है कि हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा स्विच जो है वो एसआईपी के थ्रू और म्यूचुअल फंड में थोड़ा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके हम यहाँ पर रिटर्न्स को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। सबने जैसा कि बताया पीएमएस के लिए इसका स्टार्टिंग ये 50 लाख से होता है पीएमएस, उसके नीचे का इन्वेस्टमेंट पीएमएस में काउंट नहीं होता है, उसका एक अलग ही रिटर्न और अलग ही उसके इन्वेस्टमेंट होता है। एआईएफ के लिए मिनिमम आपको 1 CR का वो रहता है, उसमें 1 CR का मतलब सिंगल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के लिए ना मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं कि जैसे ना मैंने अभी कुछ टाइम पहले पीपीएफ वर्सेस जो टैक्स फ्री म्यूचुअल फंड होते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई और उसमें ना मैंने पूरा कंपैरिजन दिखाया था कि अगर आप देखो लोगों का फोकस रहता है टैक्स बचाने में, टैक्स बचाने में, लेकिन अब मैंने उसके ऊपर पूरी एक एनालिसिस करी थी कि अगर आपने मान लो 2001 से लेकर 2024 तक आपने 1 लाख रुपए टैक्स बचाने के लिए चाहिए ना, तो पीपीएफ जो सारे लोग मान लो कि पीपीएफ में कितने अच्छा टैक्स मिलता है, वहां पे एग्जैक्ट मिलता है हमारे को। और उसके अलावा एक हमारे पास आता है टैक्स बचाने के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है हमारे को, पहले मैं आपको इससे बता देता हूं कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में हमारे को टैक्स जब हम पे करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमारा टैक्स नहीं लगता, उसमें टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन जब हमारे को रिडेम्पशन करनी होती है ना तो उसमें हमारे को टैक्स पे करना होता है। अब मैंने इसके ऊपर पूरी एनालिसिस करी थी और 2001 से अगर हम 1 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो उसमें पीपीएफ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने उसमें रिटर्न बताया कि जैसे 9% का आया या 8% के रिटर्न मिले, तो उस 24 लाख को, तो 24 साल में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, 24 लाख को आफ्टर 24 इयर्स हमारे पैसे की वैल्यू होती है 67 लाख की। और यहीं पर अगर आप उसी चीज को कंपैरिजन करें ईयर एसेट म्यूचुअल फंड से, तो वहां पर मैं आप लोगों से चाहता हूं कि कुछ गेस करके बताएं कि वो 24 लाख हमारा कितना अमाउंट हो गया होगा ईयर एसेट फंड्स के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्लीज सर कोई बताना चाहेगा कितना? कुछ भी एनी रैंडम गेसेस। और कोई सर थोड़ा सा बढ़ा के 60 लाख 60 लाख 60 लाख नहीं 1 करोड़ से थोड़ा सा और ऊपर जाए प्लीज। कोई भी रैंडम फिगर प्लीज मार्क्स 1.2 सीआर। तो अब मैं आपको एक्चुअल फिगर बता रहा हूं कि वो 24 लाख की एक्चुअल वैल्यू 2001 से अगर 2024 तक आपने हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, तो वो आपका अमाउंट 2024 में वो अमाउंट होगा हमारा 2.5 करोड़ रुपए का। और 2.5 करोड़ में अब मैंने आपको बोला ना टैक्स लगेगा, तो 1.25 लाख रुपए के अगर हम जो हमारी रिबेट मिलती है उसको छोड़ देते हैं और उसके बाद 12.5% का टैक्स देते हैं, तो वहां पर हमारी नेट वैल्यू आती है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, वो आती है हमारी लगभग 1 करोड़ 90 लाख रुपए। तो अब आपके सामने दोनों फिगर हैं, और अगर आप रैशनल माइंड से जाएंगे आपको सिर्फ टैक्स बचाना और पीपीएफ ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको आज लगाया और 2 साल का पैसा निकाल लोगे, वो पैसा आपको 15 साल के लिए लॉक करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने इसी चीज का कंपैरिजन दिखाया था, मैं इसका कंपैरिजन सुकन्या समृद्धि योजना जो सबसे ज्यादा चलती है स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, उसमें भी कंपैरिजन ये चीज का आपको सेम ही आएगा, बट मैं पीपीएफ की सबसे ज्यादा कॉमन है और वहां पे आफ्टर टैक्स आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नजर आएगा। तो अब आप एक खुद बताओ, अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन रखे हैं तो आप पूरा टैक्स बचाकर उस 24 लाख का 67 लाख रिलीज करोगे, या टैक्स देने के बाद भी उस पैसे को आप 1 करोड़ एटलीस्ट 80 लाख, मैं कह रहा हूं चलो 1.5 करोड़ का अमाउंट बनता है, क्योंकि क्या आप उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? आप इसमें इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी भी रखते हैं ना और अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकते नहीं है बिल्कुल, तो आपको 30% से ऊपर का सीए मिलेगा जो आपको पीपीएफ से बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे को 3 साल पहले था, 3 साल में अगर मेरे को जब पैसा चाहिए तो मार्केट वैल्यू पे क्या करें? और उसके तभी तो मैंने कहा मैंने उसके आपके फंड से वो अलग होंगे, आपको किसी और फंड के अंदर डालेंगे, वो ये नहीं कि अगर आपको 3 साल में पैसे चाहिए तो आपका सारा पैसा हमने रिस्क में डाल देना, फिर उसके हिसाब से अलग फंड होते हैं जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो थोड़ी सेफ बेट होते हैं, तो आपको रिटर्न एटलीस्ट ज्यादा देंगे लेकिन आपका रिस्क को बचा के। ओके थैंक यू। Any other question, sir? Any other question? कोई और क्वेश्चन की तरह रहता है? एक म्यूचुअल फंड का टाइप होता है आर्बिट्राज फंड, उसके बारे में जरा बताइए। आर्बिट्राज फंड जो है वो हमारे ऐसे फंड होते हैं जहां हम कुछ शॉर्ट टर्म के लिए और अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यहाँ पर रखते हैं, ताकि जब हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी में जैसे स्मॉल कैप हो गई या जैसे आजकल पिछले 6-7 महीने से अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्वांटिटी थोड़ी गिर रही है, अब हालांकि मुझे 1-2 महीने से रिकवर हुई है, तो यहाँ पर ये आर्बिट्राज फंड्स होते हैं उनको हेज करने के लिए, ताकि हमारे पोर्टफोलियो को लॉस जो है मिनिमाइज कर सकें और अपने रिटर्न्स को चाहे उसमें नहीं बढ़ा सकते लेकिन अपनी गिरावट को बचा सकें। तो जो ऐसे वो फंड्स हमारे मतलब हमारे को ये चीज भी देखनी है, जो बुल मार्केट है, जो मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर जाती जा रही है, तो फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे उससे ज्यादा देखना है कि जब मार्केट गिर रही है, जब हमारे अगेंस्ट जा रही है, हमारे रिटर्न्स नेगेटिव हो रहे हैं, तो हमारे रिटर्न्स को मिनिमाइज कौन कर सकते हैं कि हमारे गिरने से कौन सबसे ज्यादा बचा सकता है, उनको आर्बिट्राज। तो मैंने ये सुना है कि म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में आर्बिट्राज फंड को एक एफडी की तरह से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल ये सही है? हाँ, ये आर्बिट्राज फंड में आपको रिटर्न जो है बहुत सेफ रेट होती है, बहुत ज्यादा सेफ, वही 6 to 8%। हाँ 6 to 8% का लेके चलते हैं, और यहाँ पर ये आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न फिर भी नेट में देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टैक्सेशन आती है ना वो इक्विटी की आती है, और एफडी में आपको 30% का जैसे टैक्स स्लैब के हिसाब से डिडक्शन रखती है टैक्स की, लेकिन यहाँ पर हमारे को इक्विटी के हिसाब से लगती है, इक्विटी में 12.5% की टैक्स, तो यहाँ पर हमारे को रिटर्न नेट रिटर्न देखेंगे ना, तो वहाँ पर हमारे को आर्बिट्राज फंड से हम बैठते हैं और उसमें रिटर्न का बताते हैं। थैंक यू। Any other questions, sir?
20-30% एफडी में क्यों लगेगा? मेरी इनकम भी 5 लाख की है देन उसमें तो आपको फंड आएगा नहीं ना, आपको जैसे 12 लाख की टैक्स स्लैब होगी तो उसके हिसाब से आपको लगेगा टैक्सेशन लगने ही नहीं वाला, उसमें नहीं लगेगा। एफडी ज्यादा अच्छी है, बेनिफिशियरीज आर्बिट्राज से एफडी ज्यादा अच्छी है। उस केस में कर सकते हैं अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आए। अगर टैक्स स्लैब में आएंगे तो फिर उस चीज में तो फर्क पड़ेगा नहीं। और ज्यादातर तो जनरली है या तो वो अपना ब्लैक में पैसा रखती है, और अगर आर्बिट्राज क्योंकि आर्बिट्राज का देखा जाए तो आर्बिट्राज के रिटर्न है ऑलमोस्ट तकरीबन 5.5 से 6%, ठीक है। और इस समय बहुत सारी जो स्मॉलर कंपनी है, स्मॉलर बैंक्स है, वो 8% तक का रिटर्न दे रहे हैं, व्हिच वन इज बेटर नाउ? आज के हिसाब से आप अगर नॉर्मल बैंक में जाओगे ना तो वहां पे अपने को रिटर्न देखने को मिलेगा। तो उसके कंपैरेटिवली अगर आपको बिल्कुल सेफ रेट लेके जाना, बिल्कुल भी मार्केट का रिस्क नहीं रखना, तो आप कॉर्पोरेट एफडीज की साइड पर भी जा सकते हैं और वहां पर हमारे को रिटर्न जो है बेटर मिल जाएंगे। यानी कि आर्बिट्राज से तो ज्यादा ही मिल जाएंगे। हाँ, अगर कॉर्पोरेट एफडीज में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएंगे। नॉर्मल जैसे बैंक्स में जाते हैं बहुत रेयरली कोई इंडसइंड बैंक या येस बैंक जैसे बैंक्स हैं जो हमारे को थोड़ा रिटर्न बेटर मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे ना तो आर्बिट्राज फंड्स की इक्विवेलेंट हमारे को कॉर्पोरेट एफडीज के रिटर्न तो एटलीस्ट मिलता है अगर बिल्कुल सेफ रेट लेके। कॉर्पोरेट एफडी आर्बिट्राज की तुलना में रिटर्न ज्यादा देती है। हां, कॉर्पोरेट एफडीज जो है वो देंगे इसमें। और अभी जैसे उनका रेपो रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जैसे अभी रिटर्न्स कम हुआ तो अभी परसों ही 26 तारीख से ही श्रीराम के जो सबसे ज्यादा एफडी में रिटर्न दे रहे थे उनके रिटर्न्स अभी कम हुए हैं, 0.5 बेसिस पॉइंट से उनके रिटर्न्स जो हैं। एफडी से ज्यादा बेटर फिर बॉन्ड नहीं ले लूं मैं? मल्टीपल बॉन्ड आते हैं जो कॉर्पोरेट एफडी से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं। जी, मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं कंपनी बिल्कुल आपने एफडी से बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। तो उसमें हमारे मैंने कहा ना कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। तो ये आप कोई के ऊपर ये सब अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है तो फिर आप वहां पर सेफ रेट पे जाएंगे, कॉर्पोरेट एफडी हो गई, बॉन्ड हो गए या आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड हो गए। अब देखो एक ही चीज के अंदर पैसा भी डालना मुश्किल है क्योंकि आरबीआई भी कहता है 5 लाख से ऊपर का पैसा तो कोई सेव नहीं करके चलता। तो इसलिए हमारे को एक ही थाली बना के रखनी है, ये नहीं कि एक ही एसेट क्लास के अंदर अपना सारा पैसा डाल दें। तो वो चीज को भी हमारे को थोड़ा अपने रिस्क को तो बचा के रखना है। कल को मान लो जैसे पीछे महाराष्ट्र में एक बैंक हुआ था तो वहाँ सारा पैसा लोगों का मतलब 2,500 में निकालना उनको मुश्किल हो गई। तो हमारे को इसलिए जब जरूरत पड़े तो एफडी कुछ भी करते हैं ताकि अपनी जब हमारे को नीड हो उस पैसे को हम यूज कर सकें, लिक्विड फंड की तरह उसको हम यूज करते हैं। और वहाँ पे जब ऐसा नहीं सारे लोग अपने पैसे को ट्रैक करते हैं उस केस में हम आर्बिट्राज फंड को में थोड़ा पैसा बाहर कर सकते हैं, थोड़ा पैसा कॉर्पोरेट है अलग अलग बैंक्स में आप एफडी करो 5 लाख की हर बैंक में वहाँ पे जाते हैं। ऑन करो माइक ऑन करो। हेलो, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेटर है म्यूचुअल फंड में? देखो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक तो कैपिटल कितनी है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल इंटेंसिव है और उसमें ये है कि अगर आपने मान लो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, देख मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉपर्टी बेकार है या म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, लेकिन आप दोनों के यूटिलाइजेशन को देखो कि अगर प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी मान लो 2 करोड़ या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको नीड है सिर्फ 10 लाख रुपए की, तो आप क्या प्रॉपर्टी में 1 करोड़ बेच के उस पैसे को कैश कर सकते हो? नहीं कर सकते। और प्रॉपर्टी में भी अगर आप आईआरआर देखोगे तो जो रिटर्न्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 9 to 10% के हिसाब से आते हैं। तो और ऐसा हालांकि प्रॉपर्टी में कोई एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं है कि वहां पे ये रिटर्न्स कितने होंगे। ऊपर से प्रॉपर्टी के थोड़े से फॉल्स ये है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट बहुत लोग करते हैं अपने रेजिडेंशियल पर्पस से कमर्शियल पर्पस से, तो उनका यूसेज अलग है। लेकिन अगर आप ये चीज देखो लिक्विड कहां पे आया है दूसरे के हिसाब से लिक्विडिटी वाले को इन्वेस्टमेंट अगर आप वहां पर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 10 लाख की सिर्फ आप उतनी अमाउंट की उतनी यूनिट बेच के करें यहां से, लेकिन प्रॉपर्टी में आप ये काम जरूर नहीं करें। म्यूचुअल फंड का अभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट होगी कि 3 साल या 5 साल नहीं, आप डिपेंड करता है कौन से फंड में डाल रहे हो। अगर ईएलएसएस फंड में डाल रहे हो तो उसमें 3 साल का लॉक इन होता है और अगर आप नॉर्मल किसी फंड में डाल रहे हो तो उसमें आपका 1 साल बाद एक एक्सिट लोड करके चार्जेस पे वो लगते हैं। अगर 1 साल बाद वो निकालो तो कोई चीज नहीं है, तो उसमें आप जितना चाहो तब चाहो पैसा निकाल सकते
ट्रायल भी कर सकते हैं। हाँ, ट्रैक भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी के रेट को भी ट्रैक नहीं कर सकते। ऊपर से ये है कि प्रॉपर्टी को अगर आप बेचने जाओगे तो आपको पहले तो बायर ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद में आपके मन मुताबिक रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपके सामने एनएवी आ गई है, आपको लेना है लो, नहीं लेना तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि आप 1000 क्वांटिटी बाय करोगे तो आपको अलग रेट मिलेगा, 100 क्वांटिटी बाय करोगे तो अलग रेट मिलेगा। यहाँ सबके लिए एक रेट है और सब ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है। यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे तो बिल्डर, किसी बिल्डर का अलग रेट है, किसी बिल्डर का अलग रेट है, तो वहाँ पे डिफरेंस बहुत है। लेकिन यूसेज के हिसाब से अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है या आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप दोनों चीजों में जा सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी और प्रॉपर्टी में। बट ये है कि प्रॉपर्टी में आपकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको रोज आप ये तो है कि रोज जाके रेट में रखोगे, लेकिन यहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। तो क्या जानते हो एक चीज मैं तो मैं म्यूचुअल में इन्वेस्ट करूंगा, शेयर मार्केट में डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि शेयर मार्केट में अपने को पूरा मतलब दिमाग लगा सकते हो, इतने टेंशन ले सकते हो तो शेयर मार्केट में। और एक शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वो भी मैक्सिमम पैसा जो है, अगर इक्विटी फंड की बात करें तो वो सारा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगता है ज्यादा। तो अगर आपका नॉलेज है, अगर आप इस चीज को थोड़ा टाइम दे सकते हो तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि लोग जॉब कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपने उनको फुल टाइम वर्क चल रहा है, वहां से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा मार्केट को डेली बेसिस पे ट्राई नहीं कर सकते, तो फिर वो म्यूचुअल फंड का रास्ता था। तो मैं कैसे करूं? मैं साथ में शेयर मार्केट सीखना भी चाहता हूं। तो आप ये कर सकते हो, अभी अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, बिगिनर हो, बिल्कुल आपको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैक्सिमम पैसा आप म्यूचुअल फंड में जाओ। मान लो अगर आपने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है ना, तो 1,000 रुपए से आप यहाँ स्टॉक मार्केट में डालो और वहां से सीखना चालू करो। लेकिन साइड बाय साइड 9,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड में डालो और वहां से पैसे की ग्रो हो जाए। जब आपको लगे कि शेयर मार्केट में समझ आ रही है तो आप उसके हिसाब से फिर आप अपना फंड ट्रांसफर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट उस टाइम पीरियड मान लो 2 साल 3 साल आपको शेयर मार्केट सीखने में लगेंगे, तो उसमें आप ये चीज कर सकते हो कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करके एटलीस्ट अपने थोड़े से पैसे से उस चीज को सीखो, क्योंकि सीखने की चीज हर चीज को देनी पड़ती है। आप ये तो है नहीं कि आज आपने एमबीबीएस करी और आप मतलब आप आज एमबीबीएस में एडमिशन किया और 2 दिन बाद आप सर्जरी कर लोगे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से आपको हर बार हर चीज में सीखने का कुछ पैसा देना पड़ता है, तो आप उस पैसे को मिनिमाइज करके और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम इस टाइप से कर सकते हो कि जिस तरह का मैक्सिमम पैसा। एनी अदर क्वेश्चंस? जैसे कि हम सबको आपकी 4 साल की बेटी है, तो आप हम लोग ये जानना चाहते हैं कि किसी बेटे मतलब बच्चे होंगे, किसी बच्चे होने वाले होंगे या फिर किसी की शादी होगी तो आगे बच्चे होंगे, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप अपनी बेटी के लिए उसकी फ्यूचर के लिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं? बच्चे हैं तो खर्चा होता है, तो उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर होते हैं? देखो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के लिए। अलग से मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने सुकन्या वगैरह में कोई पैसे नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है उससे ज्यादा रिटर्न है और 15 साल का अगर 10 साल तक तो 21 साल में पैसा जाके मिलता है, तो वहाँ पे मेरे पास लॉकिंग पीरियड जो है बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से रिटर्न में मुझे मिलेगी 8-8% मैक्सिमम, वो भी अब धीरे धीरे करके जैसे रेपो रेट कम हो गया तो वो भी रिटर्न जो है वो डिक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये है कि मैं अपना पैसे जो मैं बेटी का लगाऊं उसमें चाइल्ड चिल्ड्रन ओरिएंटेड सॉल्यूशन फंड करते हैं। जैसे अभी सर मैं आपको बोलना चाहूँगा एक बार एक वो लगाना इस चीज का, तो ये देखिए ये है कॉस्ट ऑफ रेजिंग ऑफ फंड। तो 0 से 21 साल में देखो थोड़ा सा इसको ग्रो करेंगे, इतना खर्चा देखो हर चीज में होता है, ये सारी चीजों में। मगर इसके साथ हम छोटी सी चिल्ड्रन फंड आते हैं, एसबीआई का, एचडीएफसी का, ऐसे मतलब बहुत सारी कंपनीज में मिलेंगे चिल्ड्रन फंड, वो गोल ओरिएंटेड है। वो हमारे इस टाइप से जो बच्चों के लिए पैसे लगाना ना, उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, तो उसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं। हम एसबीआई के अगर हम फंड की बात करें रिटर्न्स बेसिस में, मैं फिर भी जाना चाहूँगा, ये सिर्फ पास्ट रिटर्न्स का रिकॉर्ड है, तो मैं उनको आपको शेयर करना चाहूँगा। लेकिन
ये नहीं है कि वो आगे भी ऐसे रिटर्न देगा, लेकिन अगर आज की डेट मतलब 2020 में अगर किसी ने एसबीआई के चिल्ड्रन फंड के अंदर 1 लाख रुपए लगाए थे, आज की डेट में वो पैसा 4 लाख रुपए। एक सेकंड, आप कहना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में भी एक कैटेगरी है स्पेसिफिकली चाइल्ड के लिए? चाइल्ड के लिए भी होती है, रिटायरमेंट करने के लिए मतलब उनके सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी होती है, टैक्स भी होते हैं, हर चीज से रिलेटेड हमारे को यहाँ पर फंड जो मिल जाएंगे। मतलब हर पर्टिकुलर गोल के अकॉर्डिंग अलग-अलग म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल, और चिल्ड्रन फंड की एक खासियत बताऊं, जहाँ पर ना आप सिर्फ 18 साल तक के लिए ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चा अगर 18 साल 1 महीने का भी हुआ ना, तो उसकी ऐसे ही ऑटोमेटिकली बंद होती है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये मतलब फादर या फिर मदर के नाम पे होती है या फिर चाइल्ड के नाम पे होती है? वो फादर या मदर के अमाउंट में से डिडक्ट हो सकती है, लेकिन जाएगा वो बच्चे के लिए। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है, फादर मदर में से भी हो सकती है, और अगर बच्चे का पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के थ्रू, और बच्चे का बैंक अकाउंट है तो उसके थ्रू, उसके नाम से ही यहाँ पर मेरी बेटी की खुद की इन्वेस्टमेंट जो है वो चिल्ड्रन फंड में कर होगी, मैंने उसके लिए ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमारे पास होता है 2-3-6 फॉर्मूला, उसमें हम बच्चों के लिए सिर्फ 6 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, और उसके बाद हम पूरी एजुकेशन जर्नी को हम सिर्फ 6 साल का पैसा हमने लगाया, उससे हम पूरी लाइफ में अपनी बात। जैसे कि हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, हमें सिर्फ 2 पता होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यही सब फंड होते हैं। हमें नहीं पता कि चिल्ड्रन के लिए अलग होते हैं, रिटायरमेंट के लिए अलग होते हैं, तो ये नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं? इसलिए तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है। जैसे आप एक चीज बताओ, आज आपका कोई पंखा खराब हो गया, तो क्या आप सारी चीजें खुद रिपेयर कर सकते हो? इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। हर चीज के लिए एक्सपर्टीज होता है, लेकिन फाइनेंस के डिपार्टमेंट में लोग सारे समझते हैं कि हम खुद ही अपने एक्सपर्ट हैं। अब अगर एक नलका भी खराब हो जाए ना, तो रेंट वाले को बुलाना पड़ता है, ठीक है, ये तो छोटी चीज होगी। बड़ा काम अगर लॉ, अगर आपको केस करना है तो लॉयर लगाना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंस की फील्ड में हम सोचते हैं कि भाई हमारे को सब आता है। तो यहाँ पर भी किसी को मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं आता, बट वो पास डेटाबेस और पास रिटर्न भाई इस टैक्सी का इतना रिटर्न देंगे तो हम सब इसमें लगा देते हैं। तो हर बार जो पास रिटर्न होते हैं वो हर बार सच नहीं होते, अरे नहीं सच होते हैं, पास में हो चुका है, मतलब किसके लिए? हाँ, टॉप परफॉर्मिंग फंड अगर आप चेकआउट करेंगे ना, तो हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड चेंज होते हैं। आज आपने एक फंड के अंदर लगा दिया, हो सकता है अगले साल को आपको टॉप 5 में भी लग सकता है। जो आज का टॉप परफॉर्मिंग फंड है ना, तो नेक्स्ट ईयर में टॉप 5 के टॉप 10 में भी हो सकता है। थैंक यू।